हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र, वेलकम टू द ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लास 12th का चैप्टर 1। देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। इस चैप्टर में सबसे मेन जो रोल रहेगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज का रहेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डीपली समझेंगे कि व्हाट इज़ चार्ज। तो चार्ज को समझने से पहले हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि दुनिया की सभी वस्तुएं, सभी ऑब्जेक्ट्स किससे बने हुए हैं? मैटर से। और मैटर खुद एटम से बना होता है और एटम खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना होता है। आप एटम का स्ट्रक्चर जानते होंगे। एटम का जो सबसे इंटरनल पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस बोला जाता है, जो कि बहुत ही स्मॉल होता है। उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। जो सबसे आउटर ऑर्बिट होता है उसे वैलेंस शेल बोला जाता है और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कब प्रोड्यूस होता है? हम लोग बचपन में गेम खेला करते थे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, कंघी को या पेन को हम लोग स्कूल जाते थे तो ऐसे फ्रिक्शन करा करके पीस ऑफ पेपर, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर लेकर के उसके पास ले जाते थे तो उसको अट्रैक्ट कर लेता था। क्यों होता था? तो होता था इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। और चार्ज कैसे होता है कोई बॉडी? वो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब एक एटम दूसरे एटम से फ्रिक्शन करेगा, इसके बगल में दूसरा अगर एटम बना दें, मान लीजिए छोटा एटम है, इसके जब दो सब्सटेंस को ऐसे फ्रिक्शन कराते हैं तो सबसे पहले कांटेक्ट में कौन आता है? एटम। अब एटम का कौन सा ऑर्बिट? बैलेंस ऑर्बिट। और जब दो ऑर्बिट फ्रिक्शन में कांटेक्ट में आएंगे तो सबसे पहले कौन टच में आता है? आउटर इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन टच में आएगा तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस एटम का इस एटम में चला जाए या फिर इस एटम का इलेक्ट्रॉन इस एटम में आ जाए। दो सिचुएशन हो सकता है। तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस एटम में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन का, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अगर दो बॉडीज हैं, इस बॉडी में से दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, उसमें क्या? तो इस बॉडी पर दो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज और जिस बॉडी में जाएगा उस पर दो इलेक्ट्रॉन का क्या जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन वी आर फ्रिक्शन। इसका मतलब कोई भी दो बॉडी अगर हम फ्रिक्शन कराएंगे तो क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं या फिर इस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं। दोनों ही केस में बॉडी चार्ज होंगी और अपोजिट चार्ज होंगी। एक पर पॉजिटिव आएगा, दूसरे पर उतने ही अमाउंट का नेगेटिव। कभी भी ऐसा नहीं देखा जाएगा कि किसी एक पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, दूसरे पर कम नेगेटिव आए। अमाउंट सेम रहेगा लेकिन नेचर अपोजिट रहेगा। एक पर पॉजिटिव रहेगा, एक पर नेगेटिव। यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा सेकेंड वन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, कमी को रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर किसी भी बॉडी पर है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, और अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब उस पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की अधिकता को, उस पर इलेक्ट्रॉन बाहर से डाले गए हैं। ओके। आपने सुना होगा गर्मियों के दिनों में जंगलों में आग लग जाती है, या फिर गांव में जो बम्बू के पेड़ होते हैं गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं और लगातार जब हवा चलती है तो आपस में फ्रिक्शन करते हैं और फ्रिक्शन करने से बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज प्रोड्यूस होता है। और चार्ज जब प्रोड्यूस होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट प्रोड्यूस होती है और करंट के प्रोड्यूस होने से हीट प्रोड्यूस होती है और हीट की वजह से आग लग जाती है जंगल में। और साथ ही साथ जो भी बम्बू ट्री होते हैं वो पास पास होते हैं और जब सूखे होंगे, जब चार्ज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और
आग लग जाती है। एरोप्लेन हवा में जब उड़ता है तो उसकी स्पीड हाई होती है, तो हवा से टकराने की वजह से वो भी चार्ज हो जाती है। और उसके अलावा जब लैंड करती है तो उसका जो पहिया होता है बड़ी तेज़ी से रोटेट करता है और उसमें चार्ज पहिए में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन एरोप्लेन का पहिया होता है या एरोप्लेन का वो कंडक्टिंग मटेरियल का बनाया जाता है, उसमें कंडक्टिविटी होती है, वो चार्ज अर्थ को ट्रांसफ़र कर देता है। इंसुलेटिंग मटेरियल में जब चार्ज प्रोड्यूस होता है तो स्टैटिक होता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। लेकिन जब कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज प्रोड्यूस होता है तो मूवेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। स्टैटिक चार्ज हमेशा किस में प्रोड्यूस होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल में। देखते हैं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर आर दोज सब्सटेंसेज विच कैन कैरी चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कंडक्टर आर दोज सब्सटेंसेज which can carry charge from one place to another place। कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन। ह्यूमन बॉडी जो हमारी बॉडी है वो गुड कंडक्टर है। अगर गुड कंडक्टर ना होती तो हम लोग को करंट लगता ही ना। उसके अलावा अर्थ भी क्या होती है? गुड कंडक्टर। साल्ट सॉल्यूशन, अगर हम पानी में नमक का घोल बनाते हैं, पानी में नमक मिला करके घोल बनाते हैं, सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो वो भी क्या होगा? एक कंडक्टर का रोल प्ले करेगा। एसिड, जितने भी एसिड्स होते हैं सभी कंडक्टर होते हैं। बेस, etc, ये सब क्या है? कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। यही वजह है जो पेट्रोलियम टैंकर्स होते हैं जिसमें पेट्रोलियम या फिर लिक्विड फ्यूल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है कंटेनर के द्वारा, ट्रक के द्वारा, तो उसमें हवा के कोलिजन की वजह से, हवा के टकराने की वजह से उस कंटेनर में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह रिमूव करना पड़ेगा। जैसे एक कंटेनर है, जब ये चलेगा तो हवा से टकराएगा, हवा के टकराने की वजह से इस पर चार्ज आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा अगर चार्ज बढ़ता जाएगा तो करंट प्रोड्यूस होगी और करंट के प्रोड्यूस होने से हीट प्रोड्यूस होगा और हीट के प्रोड्यूस होने से फ्यूल है तो इसमें फायर के चांसेस बनते हैं। उस फायर से बचने के लिए एक इस तरीके से कंडक्टिंग चेन सड़क को टच करते हुए आगे जाती थी। इसका रूल क्या होता था? कंडक्टर की बनी होती थी तो चार्ज जो भी प्रोड्यूस होता था वो इसके थ्रू होते हुए अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता था और चार्ज प्रोड्यूस होता रहता था और अर्थ में ट्रांसफ़र होता रहता था, जिसकी वजह से आग लगने के चांसेस नहीं रहते थे। लेकिन अब जो है, अब ये जो टायर बनाए जाते हैं वो कंडक्टिंग बनाए जाते हैं, थोड़े ऐसे बनाए जाते हैं कि चार्ज अपने आप टायर के थ्रू ही अर्थ में चला जाए। तो अभी चेन वाला सिस्टम अब नहीं रह गया। पहले चेन होता था कंटेनर के पीछे जिसमें पेट्रोलियम या मिट्टी के तेल ले जाया जाता था। इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच कैन नॉट कैरी चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Insulators are those substances which cannot carry charge from one place to another place। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लास्टिक, रबर, ड्राई वुड, etc। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये सब क्या हो गए? इंसुलेटिंग में जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो स्टैटिक होता है
कोई भी बॉडी अगर हम फ्रिक्शन करा करके दूसरे पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो अट्रैक्ट कर लेता है। इसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होता है जहाँ प्रोड्यूस होगा वहीं पर रहेगा, मूव करके दूसरे जगह नहीं जाएगा। आप कभी भी अगर कोई कंडक्टिंग रॉड ले लीजिए, जैसे लोहे की रॉड ले लीजिए, उसको फ्रिक्शन कराइए के बाद पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर होता है उस पर चार्ज मूव कर सकता है। यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस तो होगा लेकिन वो मूव करके हमारे हाथ में चला जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है? कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, और हमारी बॉडी से चार्ज इंटर करेगा और कहाँ चला जाएगा? अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसीलिए कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज करना मुश्किल होता है, क्योंकि चार्ज तुरंत ही मूव करके हमारे बॉडी से थ्रू होते हुए अर्थ में चला जाएगा। लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल में मान लीजिए यहाँ पर फ्रिक्शन कराए, चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ तो वहीं का वहीं बना रहेगा, क्योंकि लिखे हैं डिफिनीशन, इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट कैरी चार्ज। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाएगा। मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल में जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो स्टैटिक चार्ज होता है। स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, जो रुका हुआ हो। जबकि कंडक्टिंग मटेरियल का जो चार्ज होता है प्रोड्यूस तो होता है लेकिन इतना जल्दी मूव कर जाएगा कि उसके इफेक्ट को हम नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंडक्टिंग मटेरियल चार्ज ही नहीं होता, होता है, लेकिन हमारे बॉडी से होकर के चार्ज अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है। अर्थ में चार्ज का ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है? अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? removing of excess charge on a body to earth। अगर किसी बॉडी पर बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया है तो उसको अर्थ में ट्रांसफ़र कर देना ही क्या कहलाता है? ग्राउंडिंग या अर्थिंग। तो ये ग्राउंडिंग या अर्थिंग का सिंबल है। और ग्राउंडिंग या अर्थिंग कैसे किया जाता है? जिस मटेरियल में चार्ज ट्रांसफ़र करना होता है, जिस मटेरियल का, उसमें एक कंडक्टिंग वायर जोड़ देते हैं और उस कंडक्टिंग वायर के थ्रू चार्ज कहाँ चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। ये होता है प्रोसेस ऑफ ग्राउंडिंग या अर्थिंग का। इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक्स भी बोला जाता है। तो अगर कहीं भी डाइलेक्ट्रिक्स लिखा है तो उसका मतलब समझ जाइएगा इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर और कंडक्टर में एक और मेन डिफरेंस होता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पाए जाते हैं कंडक्टर्स में, और इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही माइन्यूट पाए जाते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि एटम होता है, उसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? जो सबसे आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। अगर इसको बाहर से थोड़ी भी एनर्जी मिल जाती है तो एटम के ऑर्बिट को लीव कर जाता है और मटेरियल में रैंडमली मूव करने लगता है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, जो अपने पेरेंट एटम से फ्री हो जाता है, उसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जबकि इंसुलेटर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड होते हैं और अपने ऑर्बिट को लीव नहीं करते और अपने ऑर्बिट में ही मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन नहीं करते। इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, न कि फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में यही डिफरेंस है कि ये अपने ऑर्बिट को लीव कर देता है। जो भी कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर होते हैं। उसका वजह समझ गए कि इसमें ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन लीव कर देता है और इसमें नहीं लीव करता, ऑर्बिट के अराउंड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता रहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट, चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय द मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड टू रिस्पॉन्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स। चार्ज ही किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है या फिर रिस्पॉन्ड करता है इलेक्ट्रिकल फोर्स को। चार्ज की वजह से ही
कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करती है, इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट करती है या फिर इलेक्ट्रिकली रिपल करती है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सेम चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे यहाँ देख सकते हैं प्लस प्लस लिखा है, सेम चार्ज है तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। सेम चार्ज माइनस माइनस रिपल करेंगे, अपोजिट चार्ज प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट चार्ज माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे। दैट इज सेम चार्जेस आर रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको शॉर्ट में GLE बोला जाता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं GLE। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं उसको पता करने के लिए हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। क्योंकि चार्ज तो दिखता नहीं, जो एटम होता है वो तो दिखता नहीं, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और छोटा होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जाता है तब चार्ज आता है। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बाहर से आया हुआ है तो क्या हम इसको देख करके बता सकते हैं कि इस पर इलेक्ट्रॉन आया हुआ है और ये नेगेटिव चार्ज है? नेवर, क्योंकि देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ये पॉजिटिव रॉड मान लीजिए है और इसका सिस्टम समझ लीजिए। ये होता है मेटल डिस्क, ये जो कैपिटल D दिख रहा है मेटल डिस्क होता है, और उससे अटैच एक कंडक्टिंग रॉड नीचे आई होती है जिस पर दो पत्तियां पतली पतली गोल्ड की लगी होती हैं, गोल्ड लीफ इस तरीके से सटी होती हैं, पास में होती हैं इस तरीके से। ये क्या है, रबर का होता है ताकि चार्ज इस पर जब आए तो इसमें न जाए। और ये ग्लास होता है, ग्लास का जार, और ग्लास है तो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, चार्ज को उस पर मूव नहीं करेगा। जैसे ही इस पर चार्ज, इसको टच कराएंगे चार्ज मेटल डिस्क पर आ जाएगा, और मेटल डिस्क से चार्ज होते हुए इस रॉड से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, गोल्ड लीफ पर। और गोल्ड लीफ पर जैसे ही चार्ज, सेम चार्ज पहुँचेगा, और आपको पता है सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल। तो ये जो लीफ है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। और ये जो लीफ होगा उनके बीच डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा, गैप बढ़ जाएगा अपने आप, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, इस पर भी सेम चार्ज है इस पर, और सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और ये लीफ क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। तो इनके बीच गैप बढ़ जाएगा तो पता चलेगा कि इस बॉडी पर चार्ज है। और अगर किसी भी चार्ज बॉडी को मान लीजिए कोई बॉडी इस मेटल डिस्क से टच कराए और इस लीफ में ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास जार होता है, इसको हम पत्तियों को क्लियरली देख सकते हैं। अगर पत्तियों में किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होता है तो इसका मतलब ये बॉडी चार्ज नहीं है। अगर मूवमेंट होगा और जितना ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा इसका मतलब ये इस बॉडी पर अमाउंट ऑफ चार्ज उतना ही ज़्यादा है। अगर डाइवर्जेंस कम रहा तो इसका मतलब इस बॉडी पर चार्ज का अमाउंट कम है। और बिल्कुल भी किसी भी तरीके का यहाँ पर अगर रिस्पॉन्स नहीं है इसका मतलब बॉडी न्यूट्रल है, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। नॉर्मली सभी बॉडीज़ न्यूट्रल ही होती हैं। न्यूट्रल क्यों होती हैं? क्योंकि जितना किसी भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, और सेम अमाउंट का जब पॉजिटिव और सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज रहेगा तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं और बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल रहती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।